हेलो स्टूडेंट्स। सेट थ्योरी में आज हम अगला लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं और इसमें हम लोग ऑपरेशंस ऑन सेट के बारे में और डिफरेंट लॉज जो सेट से एसोसिएटेड हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें बात करेंगे हम लोग यूनिवर्सल सेट की। तो यूनिवर्सल सेट है अ सेट कंटेनिंग ऑल पॉसिबल एलिमेंट्स व्हिच अकर इन डिस्कशन इज कॉल्ड यूनिवर्सल सेट एंड इट इज नोटेड बाय यू। जैसे मान लो, देखो बहुत आसान है यूनिवर्सल सेट को समझना। मान लो एक सेट ए है और सेट ए में एलिमेंट्स हैं से 1 2 3, ठीक। और एक सेट बी है, उसमें एलिमेंट है 1 5 7, ठीक। तो जो यूनिवर्सल सेट होगा उसकी अब दो सेट है डिस्कशन में, ए और बी। तो यूनिवर्सल सेट में ए और बी के सारे एलिमेंट्स प्रेजेंट होंगे। तो यूनिवर्सल सेट जैसे हम लोग लिख सकते हैं कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9, है ना। तो दो सेट है डिस्कशन में और उन दोनों के ही सारे एलिमेंट यूनिवर्सल सेट में प्रेजेंट है, तो ऐसे सेट को बोलेंगे यूनिवर्सल सेट। जैसे मान लो कि यहाँ पे तीसरा सेट भी है और तीसरे सेट में बोलते हैं हम लोग कि 4 और 5 है, ठीक है। तो इन तीन सेट के डिस्कशन जिनका कर रहे हैं ए बी और सी का, उनका भी यूनिवर्सल सेट नीचे लिखा होगा कि इन तीनों के सारे एलिमेंट्स नीचे आपको प्रेजेंट दिख रहे होंगे। तो ये बात होगी यूनिवर्सल सेट की। अब बात करते हैं ऑपरेशंस ऑन सेट यानी कि अलजेब्रा ऑफ सेट्स की। तो उसमें पहला है यूनियन ऑफ टू सेट्स, पता भी होगा आपको पहले से। इसको डिनोट करते हैं ए यूनियन बी, ये सिंबल जो है ये यूनियन का है। और ए यूनियन बी का मतलब क्या है? एक्स सच दैट, सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा है एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू बी, है ना। तो यूनियन का हमेशा जो मतलब होता है वो और होता है। तो कहना क्या चाह रहा है कि ए यूनियन बी में कौन से लोग आएंगे जो या तो ए में होंगे या बी में होंगे। एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू बी। कि जैसे मान लो ए हम लोग ने लिया 1 2 3, ठीक है। और सपोज कर लो बी ले लिया हम लोग ने 1 5 6। तो ए यूनियन बी, आपको जितने डिस्टिंक्ट एलिमेंट दिख रहे होंगे ए और बी में मिला के, वो सब ए यूनियन बी में आएंगे। तो ए यूनियन बी यहाँ पर कितना हो जाएगा? 1 दिख रहा है, 2 दिख रहा है, 3 दिख रहा है, 5 दिख रहा है और 6 दिख रहा है। तो ये हो गया ए यूनियन बी, ठीक है कि नहीं? क्लियर है? तो ए यूनियन बी में वो सारे एलिमेंट्स आएंगे, जो सारे डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स आएंगे जो ए और बी में दिख रहे होंगे। तो यूनियन का सिग्निफिकेंस हमेशा और से निकलेगा, ठीक है। तो अगर कोई भी एलिमेंट है, जैसे ये 2 है, तो अब तुम बिना सेट बी देखे ये बोल सकते हो कि ए यूनियन बी में 2 जरूर आएगा, क्योंकि ये ए में प्रेजेंट है तो फिर यूनियन में जरूर जाएगा, ठीक। अब इंटरसेक्शन समझते हैं। ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल्स टू एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए एंड, इंटरसेक्शन का हमेशा मतलब एंड होगा। एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स बिलोंग्स टू बी। अब जैसे इन्हीं सेट के लिए आपको इंटरसेक्शन लिखना है, ठीक। तो इंटरसेक्शन का मतलब क्या है कि ऐसे एलिमेंट्स जो सेट ए में भी हो एंड सेट बी में भी हो। तो ऐसा कौन सा एलिमेंट है जो दोनों सेट में प्रेजेंट है? वो है 1, ठीक है कि नहीं? क्लियर है कि नहीं? तो ऐसे एलिमेंट्स जो ए एंड बी दोनों में प्रेजेंट होंगे वो इंटरसेक्शन में आएंगे, और ऐसे एलिमेंट जो ए और बी में से किसी एक में भी प्रेजेंट होंगे वो यूनियन में आएंगे। अब जैसे मान लो मैं तुमसे एक क्वेश्चन पूछूं कि सेट ए में पी एलिमेंट है, ठीक। और सेट बी में क्यू एलिमेंट्स है, ठीक। थोड़ा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है। तो मैं तुमसे पूछूं कि मिनिमम एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी कितने होंगे? मिनिमम एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी, ये पहला क्वेश्चन मैं तुमसे पूछ रहा हूं। और दूसरा पूछ रहा हूं कि मैक्सिमम एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी, मतलब मैक्सिमम पॉसिबल है यहाँ पर, है ना। मिनिमम पॉसिबल एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी कितने होंगे और मैक्सिमम पॉसिबल एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी कितने होंगे? सोचो जरा। तो अगर ए में पी एलिमेंट्स हैं और बी में क्यू एलिमेंट्स हैं, ठीक है, और ए यूनियन बी में मिनिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने आएंगे ही आएंगे, तो तुम ऐसे समझो कि जैसे मान लो कि सेट ए में, सेट ए कुछ ऐसे 1 2 3 4,
ठीक, और सेट बी है से 1 2, तो ए यूनियन बी कितना होगा? ए यूनियन बी होगा 1 2 3 4। क्या तुम्हें यहां से समझ में आ रहा है? यहां से तुम्हें यह समझ में आना चाहिए कि जैसे तुमने देखा कि सेट ए में 4 एलिमेंट है, तो तुम तुरंत ये बोल सकते हो कि ए यूनियन बी में 4 एलिमेंट तो आएंगे ही आएंगे, क्योंकि ए यूनियन बी में कैसे लोग आते हैं? जो दोनों में से किसी एक सेट पे भी होंगे तो वो यूनियन में आते हैं, है ना। अब यहां पर अगर ऐसे सोचो इसी चीज को, अब थोड़ा और, कि सेट ए में सपोज कर लो 5 एलिमेंट है, और सेट बी में सपोज कर लो 3 एलिमेंट है, तो ए यूनियन बी में मिनिमम कितने एलिमेंट जरूर आएंगे? तो मिनिमम 5 एलिमेंट तो आने ही आने हैं। भाई ये हो सकता है जैसे यहाँ पर इसके पास 4 एलिमेंट थे, इसके पास 2 एलिमेंट थे, तो ए यूनियन बी में कितने हैं? 4 एलिमेंट आए। और 4 ही क्यों है? क्योंकि जो बी के 2 एलिमेंट थे वो ए से ओवरलैप कर रहे थे, ए के पास भी वो एलिमेंट मौजूद थे। अब मान लो बी में 5 6 होता तो 6 एलिमेंट आ जाते, लेकिन कुछ भी होता बी, ये 4 एलिमेंट तो आने ही थे। तो ए और बी में हमने देखा ए के पास 5 एलिमेंट है और बी के पास 3 एलिमेंट है। अब ये पॉसिबिलिटी कि ए के 5 एलिमेंट में से कोई 3 एलिमेंट बी के पास चले गए, तो ए यूनियन बी में कितने एलिमेंट आ जाएंगे? 5। लेकिन दुनिया में कुछ भी हो जाए, 5 एलिमेंट तो कम से कम ए यूनियन बी में आएंगे ही आएंगे। तो यानी कि अगर एक सेट में पी एलिमेंट है और दूसरे सेट में क्यू एलिमेंट है, तो इन दोनों में जो बड़ा नंबर होगा, जैसे 5 और 3 में कौन सा बड़ा नंबर है? 5। तो इन दोनों में जो बड़ा नंबर होगा, मिनिमम उतने एलिमेंट्स ए यूनियन बी में जरूर आएंगे। तो हम लोग बोल सकते हैं कि मैक्स ऑफ पी कॉमा क्यू, क्योंकि भाई पी और क्यू में हमें नहीं पता कौन छोटा है कौन बड़ा है, लेकिन हम ये बोल सकते हैं कि पी और क्यू में जो भी बड़ा नंबर होगा उतने एलिमेंट्स तो ए यूनियन बी में आने ही आने हैं। अब दूसरी चीज सोचो, मैक्सिमम मिनिमम एलिमेंट्स उतने आने ही आने हैं। अब मिनिमम एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी, ठीक, इस पर्टिकुलर केस के लिए ए इंटरसेक्शन बी क्या है? ए इंटरसेक्शन बी है 1 और 2 है, ठीक है। अब अगर मान लो यहाँ पर बी 5 6 होता, तो क्या कुछ कॉमन आता? नहीं आता। तो ए इंटरसेक्शन बी कितना आ जाता? 5 आ जाता। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इंटरसेक्शन में मैक्सिमम कितने एलिमेंट्स कॉमन आ सकते हैं? जो भी दोनों में छोटा सेट होगा उसके जितना नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे। भाई मान लो यहाँ 5 एलिमेंट है, यहाँ 3 एलिमेंट है, तो दोनों में मैक्सिमम ए इंटरसेक्शन में वो एलिमेंट आता है जो कॉमन होता है। तो एक पे 5 एलिमेंट, एक पे 3 एलिमेंट है, तो मैक्सिमम कितने एलिमेंट्स कॉमन हो सकते हैं? 3 ही एलिमेंट तो कॉमन हो सकते हैं, 3 से ज्यादा तो हो नहीं सकते किसी भी केस में, क्योंकि 3 ही एलिमेंट्स है इसके पास। तो ए इंटरसेक्शन में मैक्सिमम कितने एलिमेंट आएंगे? जो इन दोनों में छोटा नंबर होगा, ठीक है ना। यानी कि पी और क्यू में जो छोटा नंबर होगा उससे ज्यादा तो एलिमेंट्स आ ही नहीं सकते। तो यानी यहां पर क्या हो जाएगा? मिन ऑफ पी और क्यू में जो छोटा नंबर होगा, जैसे 5 और 3 में छोटा नंबर क्या था? 3। तो ए इंटरसेक्शन में मैक्सिमम 3 ही एलिमेंट आ सकता है, तो वैसे इन दोनों में जो छोटा नंबर होगा उतने ही एलिमेंट्स आएंगे। मिन ऑफ पी और क्यू मतलब इन दोनों में जो भी छोटा नंबर है, ठीक है। तो ये सब चीजें आगे चल के प्रोबेबिलिटी चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें हमें हेल्प करेंगी, तो इसलिए यहाँ पर थोड़ा जान लिया, ये आपके दिमाग में रहनी चाहिए, ठीक। चलो अब आगे बढ़ते हैं। चलो अब डिफरेंस ऑफ टू सेट समझते हैं। डिफरेंस ऑफ टू सेट्स को हम लोग लिखेंगे a माइनस बी, और इसका मतलब क्या है? x इज सच दैट x बिलोंग्स टू a एंड x डज नॉट बिलोंग्स टू b। मतलब ऐसे एलिमेंट जो a के पास है लेकिन b के पास नहीं है। इट इज ऑल्सो रिटन एज a इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट। ये कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट अभी हम लोग पढ़ेंगे थोड़ी देर में, पढ़ा भी होगा आपने पहले। b कॉम्प्लीमेंट मतलब क्या होता है? u माइनस बी, है ना। तो ऐसे एलिमेंट्स जो यूनिवर्सल सेट में है लेकिन बी में नहीं है, तो इसको भी रहने दो थोड़ी देर के लिए, पहले आप a माइनस बी समझो, है ना। तो x सच दैट x बिलोंग्स टू a एंड x डज नॉट बिलोंग्स टू b। तो लैंग्वेज वाइज समझे तो दोज एलिमेंट्स ऑफ a विच आर नॉट प्रेजेंट इन b। और ऐसे ही b माइनस a कोई तुमसे पूछेगा तो b माइनस a हो जाएगा दोज एलिमेंट्स ऑफ b विच आर नॉट प्रेजेंट इन a। तो अब जैसे मान लो मैंने दो सेट मान लिए a और एक सेट बी मान लिया, कुछ ऐसा कि 1 4 5 6 और 7। तो अब तुम जरा सोचो कि a माइनस बी क्या होगा और b माइनस ए क्या होगा, ठीक। a माइनस बी क्या होगा और b माइनस ए क्या होगा।
तो a माइनस बी मतलब a के वो एलिमेंट जो b में नहीं है। तो a का एलिमेंट देखो 1, 4 और 5, ये a के वो वाले एलिमेंट है जो b में भी प्रेजेंट है। 2 और 3 a के ऐसे एलिमेंट है जो सिर्फ a में है, b में नहीं है। तो a माइनस बी उन्हीं एलिमेंट्स का कलेक्शन होता है। तो ये क्या हो जाएगा 2, 3। और ऐसे ही b माइनस a क्या हो जाएगा 6, 7, क्योंकि 6, 7 b के ऐसे एलिमेंट्स हैं जो a में प्रेजेंट नहीं है। 1, 4, 5 वो वाले एलिमेंट है जो a में भी प्रेजेंट है। तो b माइनस a को बोलना है कि b इंटरसेक्शन a कॉम्प्लीमेंट बोलते हैं। तो लैंग्वेज में समझे, तो b में है इंटरसेक्शन मतलब एंड, तो b में है एंड a में नहीं है। ठीक, क्लियर है कि नहीं? चलो अब इसमें दूसरी चीज जो होती है वो सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट समझते हैं। तो इसको डिनोट करते हैं ए डेल्टा बी से, एंड दिस इज नथिंग बट ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए। ठीक है, ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए। ठीक है, तो इन्हीं सेट्स के लिए देखें तो इसको तो डेफिनेशन से याद रखो। तो ए माइनस बी और बी माइनस ए लिखा हुआ है अपने पास पिछले वाले एग्जाम्पल में। तो जो ए डेल्टा बी जिसको हम बोल रहे हैं, तो ए डेल्टा बी हो जाएगा दोनों सेट्स का यूनियन, ए माइनस बी और बी माइनस ए का यूनियन। तो 2, 3, 6, 7। और आगे चल के हम प्रूव करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में वेन डायग्राम की हेल्प से कि जो ए डेल्टा बी है वो इसके भी बराबर होगा, ए यूनियन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। इन सेट्स के लिए अभी आप चेक करके देखना कि ए यूनियन बी और ए इंटरसेक्शन बी को जब सब्ट्रैक्ट करोगे तो यही सेम सेट आ जाएगा 2, 3, 6, 7। तो दिस इज कॉल्ड सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। चलो आगे बढ़ते हैं। तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट है, ए कॉम्प्लीमेंट से डिनोट करते हैं इसको, ए डैश या ए कॉम्प्लीमेंट बोलते हैं। एंड इट इज यू माइनस ए, यानी यूनिवर्सल सेट माइनस सेट ए। और यू माइनस ए का मतलब तो क्लियर ही हो गया, एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू ए एंड एक्स बिलोंग्स टू यू। मतलब यूनिवर्सल सेट के ऐसे एलिमेंट जो ए में प्रेजेंट नहीं है ना। तो ए कॉम्प्लीमेंट कितना हो जाएगा, यहाँ से वो एलिमेंट देखना है यूनिवर्सल सेट के जो ए में प्रेजेंट नहीं है। तो 1, 2, 5, 6 और 8 ये ऐसे एलिमेंट है यूनिवर्सल सेट के जो ए में प्रेजेंट है। तो कौन कौन नहीं प्रेजेंट है, 3, 4 और 7। ठीक है कि नहीं? तो ये हो गया ए कॉम्प्लीमेंट यू माइनस ए। ठीक है कि नहीं? तो ये तो सिंपल सी बात है, क्लियर होगी। चलो आगे बढ़ते हैं। फिर ये टर्मिनोलॉजी डिसजॉइंट सेट्स। इफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल्स टू नल सेट देन ए एंड बी आर कॉल्ड डिसजॉइंट सेट। तो ये सिंपल सा वर्ड है, टर्मिनोलॉजी है, ध्यान रखनी है कि अगर ए और बी में कुछ भी कॉमन नहीं आएगा तो ए और बी को बोलेंगे डिसजॉइंट सेट्स। ठीक है, तो जैसे मान लो A1 2 है, B3 4 है, तो क्या दोनों सेट में कुछ कॉमन है? नहीं कॉमन है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि A इंटरसेक्शन B कितना आएगा, 5 आएगा। तो A और B कैसे हो गए, डिसजॉइंट सेट्स हो गए। तो डिसजॉइंट सेट्स के लिए इंटरसेक्शन में कितने एलिमेंट होंगे, इंटरसेक्शन में 0 एलिमेंट होंगे। सही है कि नहीं? ठीक, तो सिंपल सी बात है ये डिसजॉइंट सेट्स। टर्म ध्यान रखना, वर्ड याद रखना कि क्या डिनोट करता है ये, दो सेट्स जिनका इंटरसेक्शन 5। चलो अब पढ़ते हैं हम लोग लॉज ऑफ एल्जेब्रा ऑफ सेट्स। तो देखो इसमें सिंपल सिंपल सी बातें हैं, ध्यान रखनी है। तो जेई मेन में तो या एडवांस में तो इतनी यूज नहीं होंगी ज्यादातर चीजें, लेकिन फिर भी बोर्ड में यूज हो सकती है और नॉर्मली भी हमें कॉमन सेंस वाली चीजें तो पता होनी चाहिए। तो इसमें पहला है कम्यूटेटिव लॉ, जैसे होता है 3+4 और 4+3 बराबर होता है। तो वैसे ही ए यूनियन बी लिखो या बी यूनियन ए, सेम चीज है। आप यूनियन अभी पढ़ के आए हो, आपको भी क्लियर होगा कि पहले कौन सा सेट लिखना है, इससे डिपेंडेंट नहीं है। और ऐसे ही ए इंटरसेक्शन बी और बी इंटरसेक्शन ए भी सेम वैल्यू होंगी। ठीक है ना, क्योंकि ए यूनियन बी यूनियन ए में वो सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे जो ए और बी में प्रेजेंट होंगे, और ए इंटरसेक्शन बी और बी इंटरसेक्शन में वो सारे एलिमेंट आ जाएंगे जो दोनों में कॉमन होंगे। ठीक, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। फिर एसोसिएटिव लॉ क्या है कि तीन सेट्स का यूनियन लेना है, तो किस सीक्वेंस में हम यूनियन ले रहे हैं ये मैटर नहीं करेगा। कि मतलब ए यूनियन बी ले लिया पहले और फिर सी के साथ यूनियन ले लिया, और फिर दूसरे में क्या किया कि पहले बी और सी का यूनियन ले लिया और फिर ए के साथ यूनियन ले लिया। या फिर तुम तीसरी चीज भी इसमें कर सकते हो कि पहले ए और सी का यूनियन ले लो, है ना, ए और सी का यूनियन ले लो और फिर बी के साथ यूनियन ले लो, तो उससे भी फर्क नहीं पड़ेगा ना। तो ये सब सेम चीजें ही आएंगे, है ना, क्योंकि तीनों में ही आना क्या है, वैसे एलिमेंट जो ए बी या सी में प्रेजेंट होंगे। एंड सेम गोस फॉर इंटरसेक्शन, पहले किन दो सेट्स का इंटरसेक्शन लेना है इट वोंट मैटर। फिर ये थोड़ा ध्यान रखना डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, है ना, इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन रहती है। यूनियन और इंटरसेक्शन दोनों इन्वॉल्व हो।
ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन सी। तो तुम ऐसा सोचो कि ये जो चीज थी ए यूनियन, देखो ये क्या हुआ कि ये बी को मिल गई और ये सी को मिल गई। देखो यही हुआ, ए यूनियन बी आया, ए इंटरसेक्शन सी आया, ठीक। और जो बीच का इनके सिंबल था वो बीच में आ गया, ठीक। ऐसे ही यहां पर क्या हुआ कि ए इंटरसेक्शन बी दोनों में डिस्ट्रीब्यूट हो गया। देखो ए इंटरसेक्शन बी आया, ए इंटरसेक्शन सी आया, और बीच का जो सिंबल था वो रिटेन रहा यूनियन, ठीक। तो इसको तुम ऐसे ध्यान रखना कि जैसे ये होता है कि 2 × 3 + 5 होता है ना, पर याद रखने का तरीका, कंफ्यूजन नहीं रखते जाए जैसे। तो इसको हम कैसे लिखते हैं, 2 × 3 लिखते हैं प्लस 2 × 5 लिखते हैं, है ना। तो सेम उसी लॉजिक से तुम इस बात को ध्यान रखना कि जब यूनियन और इंटरसेक्शन दोनों होंगे तो कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा, है ना। इसमें थोड़ी सी कंफ्यूजन रहती है, तो मेरे ख्याल से रहनी नहीं चाहिए अगर आपने ये चीज ध्यान से भी समझी, ठीक। तो बीच का साइन जो होता है, जो अंदर वाला साइन होता है वो बीच में रहता है, और जो बाहर वाला है वो दोनों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, ठीक। चलो आगे बढ़ते हैं। ये डिमॉर्गन्स लॉ है, ये भी काम की चीज है, और इसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में वेन डायग्राम की हेल्प से प्रूव करेंगे कि ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट जो होता है वो होता है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। मतलब कि जब पूरे पे कॉम्प्लीमेंट लगा होगा तो कॉम्प्लीमेंट दोनों में डिस्ट्रीब्यूट होगा और बीच का जो सिंबल है वो पलट जाएगा। यूनियन है तो इंटरसेक्शन हो जाएगा, इंटरसेक्शन है तो यूनियन हो जाएगा, ठीक है। तो इसको डिमॉर्गन्स लॉ बोलते हैं। तो मेरे ख्याल से बात आपको ये क्लियर होनी चाहिए, ठीक है ना, कि यूनियन है तो इंटरसेक्शन हो जाएगा और इंटरसेक्शन है तो यूनियन हो जाएगा और कॉम्प्लीमेंट दोनों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। और ये चीज कितने भी सेट हो ये वैलिड रहेगी। मतलब जैसे मान लो कि मैं यहाँ पे अगर लिखूं इस चीज को, कि जैसे मान लो कि होता ऐसे ए यूनियन बी यूनियन सी का कॉम्प्लीमेंट, तो इसमें भी सेम चीज होती अगर, मतलब अब ये ना भी लगाओ ब्रैकेट तब भी चीज वैलिड है, लेकिन चलो ब्रैकेट लगाया तो पहले जो अभी ऊपर सीख गया, तो कॉम्प्लीमेंट डिस्ट्रीब्यूट होगा, यूनियन का इंटरसेक्शन हो जाएगा, और यहाँ पर जो दूसरा सेट है बी यूनियन सी उस पे भी कॉम्प्लीमेंट लग जाएगा, और फिर इसमें फिर से डिमॉर्गन्स लॉ लगेगा। तो ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन फिर बी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट, तो अल्टीमेटली 3 सेट भी होंगे और हर जगह यूनियन होगा, तो कॉम्प्लीमेंट डिस्ट्रीब्यूट होगा और बीच का साइन पलट जाएगा, ठीक। 4 सेट पे भी ये बोल सकते हैं, 5 सेट जितने भी सेट हो बोल सकते हैं, ठीक। उसके बाद ये सिंपल सी चीज है, आइडेंटिटी लॉ। ए इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट ए आएगा, जाहिर सी बात है, क्योंकि इंटरसेक्शन में मैक्सिमम उतने ही एलिमेंट आ सकते हैं जो छोटे सेट के पास होंगे। तो ऑब्वियसली यूनिवर्सल सेट तो सारे सेट्स एलिमेंट्स को कंटेन करता है, जो जितने भी सेट अंडर डिस्कशन होते हैं, तो यूनिवर्सल सेट के पास तो सब कुछ होगा। तो ए इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट हमेशा कितना आएगा, ए आएगा, और ए यूनियन नल सेट कितना आएगा, ए आएगा, ठीक है। क्योंकि नल सेट और ए के एलिमेंट्स का यूनियन लेना है, तो जो दोनों के जितने पास, दोनों के पास जो जो एलिमेंट्स होंगे वो सब आने होंगे। तो नल सेट के पास तो कोई एलिमेंट ही नहीं, तो सारे एलिमेंट्स यूनियन में किसके आ जाएंगे, ए के आ जाएंगे। फिर ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट यूनिवर्सल सेट आएगा। ये चीज क्लियर हो रही कि नहीं भाई। ए में जो एलिमेंट होंगे ए कॉम्प्लीमेंट में, वो वाले एलिमेंट होंगे जो ए के पास नहीं होंगे लेकिन यूनिवर्सल सेट के पास होंगे। तो जब दोनों का यूनियन लोगे तो क्या आ जाएगा, ए यूनिवर्सल सेट ही तो आ जाएगा, और ए एंड ए कॉम्प्लीमेंट नल सेट आएगा। जाहिर सी बात है, ए कॉम्प्लीमेंट में वो एलिमेंट होते हैं जो ए के पास प्रेजेंट नहीं होते हैं, तो ए के पास प्रेजेंट नहीं है, तो यानी कि इसमें और इसमें क्या कुछ कॉमन आ पाएगा भाई। ए कॉम्प्लीमेंट में वो वाले एलिमेंट्स होते हैं ना जो ए के पास प्रेजेंट नहीं होते हैं, तो दोनों में कुछ कॉमन आएगा क्या, नहीं, तो ये नल सेट आ जाएगा। और किसी सेट का कॉम्प्लीमेंट लेने के बाद फिर से कॉम्प्लीमेंट ले लोगे तो सेट ए आ जाएगा। अगर ये वाली चीज आप क्लियर नहीं हो रही कि ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट कैसे यूनिवर्सल सेट आ रहा है, तो एक बार आप 2 सेट ले लो। जैसे मान लो कि यूनिवर्सल सेट ले लिया हम लोग ने, यूनिवर्सल सेट कुछ भी ले लिया, 1 2 3 4 ले लेना, ठीक है। और ए सेट तुम ले लेना कुछ, मान लो 1 2, तो ए कॉम्प्लीमेंट कितना हो जाएगा, वो एलिमेंट्स जो ए में नहीं है लेकिन यूनिवर्सल सेट में है, तो वो कौन से होंगे, 3 और 4। तो अब देखो ए और ए कॉम्प्लीमेंट का यूनियन लो तो यूनिवर्सल सेट नहीं आ जाएगा, 1 2 3 4, तो यही बोल रहा था, ठीक। उसके बाद ये तो फालतू की चीज है, ए यूनियन ए के बराबर आएगा, ए इंटरसेक्शन ए के बराबर आएगा ना, क्योंकि तो हर जगह ए है। ए इंटरसेक्शन 5
पाई आएगा। मतलब नल सेट के साथ इंटरसेक्शन लोगे तो नल सेट आएगा, जाहिर सी बात है भाई। क्यों? क्योंकि नल सेट के पास ऐसी चीजें होंगी, बट नल सेट के पास तो कुछ होगा ही नहीं, तो कॉमन कुछ आना ही नहीं है ना भाई। नल सेट में 0 एलिमेंट होंगे, ए के पास कितने भी एलिमेंट हो, इंटरसेक्शन में तो कॉमन वाले एलिमेंट आता है। जब नल सेट के पास कुछ है ही नहीं तो फिर ये क्या आ जाएगा, पाई आ जाएगा, है ना। और ए यूनियन ए तो ए के बराबर होगा, ये पहले भी लिख चुके हैं, ठीक। और ऐसे अगर कोई तुमसे पूछे कि ये कितना आएगा, सोच बताओ, ए यूनियन यूनिवर्सल सेट, तो मेरे ख्याल से ये भी यूनिवर्सल सेट आ जाएगा। क्यों यूनिवर्सल सेट आ जाएगा? क्योंकि यूनियन में जो इसके पास होगा वो भी आएगा, जो इसके पास होगा वो भी आएगा। तो यूनिवर्सल सेट के पास तो सब कुछ प्रेजेंट है ना, और ए के पास उससे ज्यादा तो कुछ होगा नहीं यूनिवर्सल सेट से ज्यादा, ठीक है। तो किसी भी सेट का यूनियन यूनिवर्सल सेट के साथ लोगे तो यूनिवर्सल सेट आएगा, और किसी भी सेट का इंटरसेक्शन नल सेट के साथ लोगे तो नल सेट आ जाएगा, ठीक। क्लियर है कि नहीं इतनी बात? चलो अब कुछ सिंपल से क्वेश्चन कर लेते हैं, है ना। इसमें एक सेट ए दिया है, एक सेट बी दिया है, और हमें फिर ये सारी चीजें निकालनी है, ठीक है। तो सबसे पहले सेट ए लिख लेते हैं, क्या होगा, x सच दैट x इज अ प्राइम नंबर एंड लेस देन 10। तो x एक प्राइम नंबर है और 10 से छोटा है, तो 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 5 आ जाएगा और 7 आ जाएगा, ठीक। b क्या है, x सच दैट x बिलोंग्स टू z। z का मतलब इंटीजर होता है, ध्यान रखना, ठीक। इंटीजर को z या i से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक। तो x सच दैट x बिलोंग्स टू z, और z -5 से 5 है, तो -5 से 5 के बीच में जितने भी इंटीजर आ रहे हैं वो लिख लो। तो -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 और 4, ये आ गए, ठीक। चलो अब सबसे पहले ए यूनियन बी लिख लेते हैं ना। तो ए यूनियन बी क्या आ जाएगा, ए यूनियन बी आ जाएगा -4 आएगा, सारे एलिमेंट जो जो दिख रहे हैं वो सब लिख लेते हैं। -4, -3, बी वाले तो सारे आने ही आने, पहले वो लिख लें। -1, 0, 1, 2, 3, 4। तो 2 और 3 तो ऑलरेडी आ चुके हैं, क्या बचा ए वाले, कौन से बचे, 5 और 7, तो वो भी लिख लिए, ठीक है। अब ए इंटरसेक्शन बी लिख लेते हैं, ऐसे एलिमेंट्स जो ए और बी दोनों में कॉमन है। तो वो कौन से एलिमेंट्स हैं, 1, 2 और 3 इसमें भी दिख रहा है, और 2 और 3 इसमें भी दिख रहा है। तो ए इंटरसेक्शन बी यहाँ तुम्हारे पास कितना हो जाएगा, 2, 3, ठीक है। फिर ए माइनस बी लिखना है, तो चलो ए माइनस बी लिखते हैं। ए माइनस बी मतलब ए के ऐसे एलिमेंट्स जो बी में प्रेजेंट नहीं है। तो 2 और 3 तो ए के ऐसे एलिमेंट्स हैं जो बी में भी प्रेजेंट है, तो ए माइनस बी कितना हो जाएगा, 5, 7, ठीक। बी माइनस ए मतलब बी के ऐसे एलिमेंट जो ए में प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। तो 2, 3 हटा दो, तो बी के सारे एलिमेंट्स जो बचेंगे वो ए में प्रेजेंट नहीं है, तो वो सब किसका पार्ट हो जाएंगे, बी माइनस ए का। यानी क्या क्या हो जाएगा, -4, -3, -2, -1, 0, 1, फिर 2 और 3 तो ए में भी प्रेजेंट है तो ये नहीं आएंगे, फिर क्या आ जाएगा, डायरेक्ट 4 आ जाएगा। क्लियर है कि नहीं? तो ये जो चारों चीजें पूछी गई थी सिंपल सी, वो हम लोग ने बता दी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलो ये क्वेश्चन देखते हैं। इफ an is equals to ax such that x belongs to natural number then find 3n intersection 7n। देखो क्वेश्चन को समझो, ये सेट क्या बोल रहा है, an है ax के बराबर, और x क्या है, नेचुरल नंबर है। मतलब x सेट एक तरीके से क्या है, x सेट है नेचुरल नंबर होना, तो मतलब 1, 2, 3, 4, x में सारे के सारे नेचुरल नंबर है, ठीक। तो ax क्या है, मतलब कि हमने नेचुरल नंबर वाले सेट को सबको a से मल्टीप्लाई कर दिया। x नेचुरल नंबर, तो ax क्या, सबको a से मल्टीप्लाई कर दिया। an ये डिनोट कर रहा है, an is denoting that we have multiplied each natural number by a। तो 3n का मतलब क्या हो जाएगा, 3n का मतलब हो जाएगा कि हमने हर नेचुरल नंबर को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो 3n सेट क्या हो जाएगा, 3 से मल्टीप्लाई कर दो हर नेचुरल नंबर को, तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 9, ऐसे करके चलता रहेगा, है ना। फिर इसमें कुछ एलिमेंट्स लिख लेते हैं अभी, 12, 15 ना, 18, 21, ऐसे करके ये चलता रहेगा। ऐसे ही 7n क्या हो जाएगा, 7n हो जाएगा कि हमने नेचुरल नंबर वाले सेट में सबको किससे मल्टीप्लाई कर दिया है, 7 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो इसमें क्या आ जाएगा, 7, 14, ठीक है। उसके बाद 21,
फिर 28 ऐसे करके आता रहेगा। अब हमें लिखना है 3n इंटरसेक्शन 7n। तो सोचो क्या होगा, बहुत आसान है। 3n में नेचुरल नंबर के 3 के सारे मल्टीपल हैं, 7n में नेचुरल नंबर के 7 वाले सारे मल्टीपल है, और कॉमन लिखना है इंटरसेक्शन। तो एक तो कॉमन दिख रहा है डायरेक्ट, 21 इसमें भी है, 21 इसमें भी है। अब इंटरसेक्शन, एक तरफ 3 के मल्टीपल लिखे हैं और एक तरफ 7 के मल्टीपल लिखे हैं, तो इंटरसेक्शन क्या आएगा, जो भी 3 और 7 का एलसीएम होगा उसके मल्टीपल, जाहिर सी बात है ना। तो 3n इंटरसेक्शन 7n में कौन से नंबर्स आएंगे, जो 21 के मल्टीपल होंगे, क्योंकि ये सेट सारे 3 के मल्टीपल्स कंटेन कर रहा है, ये सेट सारे 7 के मल्टीपल्स कंटेन कर रहा है। तो कॉमन क्या आएंगे, 21 के मल्टीपल्स। तो मतलब कॉमन आएगा 21, फिर उसके बाद सीधा आएगा 42, फिर 63। इस तरीके की चीजें सारी की सारी कॉमन आएंगी। सही है कि नहीं, एकदम एलसीएम वाला लॉजिक लगाओ, क्लियर हो जाएगा। और अगर ध्यान दो तो ये क्या सेट है, हमने नेचुरल नंबर वाले सेट में सबको किससे मल्टीप्लाई कर दिया है, 21 से मल्टीप्लाई कर दिया है। तो ये बेसिकली क्या है, 21n। तो 3n इंटरसेक्शन 7n क्या आ गया, 21n आ गया। तो मेरे ख्याल से क्वेश्चन आपको क्लियर होगा। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलो एक और प्रैक्टिस का क्वेश्चन करते हैं। इसमें क्या बोल रहा है, यूनिवर्सल सेट है, x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड x इज लेस देन और इक्वल टू 8। तो बड़ी आसानी से यूनिवर्सल सेट लिखते हैं। 8 के उससे छोटे नेचुरल नंबर, तो 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक, x बिलोंग्स टू नेचुरल, ए सेट क्या है, x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, और जो x स्क्वायर है वो 5 से 50 के बीच में, मतलब ऐसे नेचुरल नंबर्स लिखने हैं जिनका स्क्वायर 5 से 50 के बीच में हो। तो 2 का स्क्वायर तो 4 है, 5 से 50 के बीच में नहीं है। 1 का स्क्वायर 1 है, तो 3 से कहानी शुरू होगी। 3 का स्क्वायर 9 है, 5 से 50 के बीच में है। 4 का 16 है, फिर 5 का 25 है, फिर 6 का 36 है, और फिर 7 का 49 है। अब 8 का 64 है, 50 को क्रॉस कर गया, तो बस यहीं पे रुक जाएंगे। b क्या है, x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड x इज अ प्राइम नंबर लेस देन 10। तो b तो बहुत सिंपल, अभी थोड़ी देर पहले क्वेश्चन में लिखा भी था, 2 3 5 और 7, 10 से छोटे प्राइम नंबर। तो a इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट निकालना है, तो पहले तो b कॉम्प्लीमेंट लिख लेते हैं। वो एलिमेंट्स b के, या यूनिवर्सल सेट के वो एलिमेंट जो b में प्रेजेंट नहीं है ना, u माइनस b होता है ना b कॉम्प्लीमेंट, मतलब यूनिवर्सल सेट के वो एलिमेंट जो b में प्रेजेंट नहीं है। तो 2 3 5 और 7 तो वो एलिमेंट है जो b में प्रेजेंट है। तो कौन कौन से नहीं प्रेजेंट है यूनिवर्सल सेट वाले एलिमेंट्स b में, 1 नहीं प्रेजेंट है, 4 नहीं प्रेजेंट है, 6 नहीं प्रेजेंट है, और 8 नहीं प्रेजेंट है ना, ये 4 नहीं प्रेजेंट है। अब क्या चाहिए, a इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट, मतलब कि कॉमन एलिमेंट्स कौन कौन से आ रहे हैं a और b कॉम्प्लीमेंट में, तो वो लिख लेते हैं। तो एक तो कॉमन आ रहा है 4 आ रहा है दोनों में है, और एक आ रहा है 6। तो आंसर क्या हो जाएगा, 4, 6। तो अगेन ये तो प्रैक्टिस क्वेश्चन है, जिसने पहली बार जो सेट थ्योरी पढ़ रहा है तो उसके लिए सब क्वेश्चन में करवा रहा हूँ। ठीक, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो ये प्रूविंग वाला क्वेश्चन है, और इसमें हमें ये स्टेटमेंट प्रूव करना है। तो आगे चल के वेन डायग्राम पढ़ेंगे, उसकी हेल्प से भी प्रूव करेंगे, लेकिन फिलहाल अभी हम लोग नॉर्मल जो हम लोग ने प्रॉपर्टीज इस लेक्चर में पढ़ी है उसकी हेल्प से प्रूव करने की कोशिश करते हैं। और एलएचएस से हम राइट हैंड साइड की तरफ यानी कि आरएचएस की तरफ पहुंचेंगे। तो एलएचएस लिख लेते हैं। एलएचएस है ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन, फिर है ए यूनियन बी इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। अब देखो जो ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है उसमें यूनियन और इंटरसेक्शन दोनों है, तो यहां पर हम लोग क्या लगाएंगे, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाएंगे। ठीक है, और डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में क्या होता है कि ये जो अंदर वाला साइन है ये बीच में आ जाता है, और ये वाला बाहर वाला दोनों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो ये आ जाएगा ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। अब ओरिजिनली बीच में साइन क्या था, यूनियन, तो यूनियन बी इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक, अब बी इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट क्या होगा भाई, बी और बी कॉम्प्लीमेंट में कुछ कॉमन तो होगा नहीं, तो इंटरसेक्शन कितना आ जाएगा इन दोनों का, नल सेट आ जाएगा। तो ये क्या आ जाएगा, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट यूनियन नल सेट। और दुनिया के किसी भी सेट का आप नल सेट से यूनियन लोगे तो वही सेट आ जाएगा, क्योंकि यूनियन में कॉमन चीजें आती हैं। तो इसके पास तो कोई एलिमेंट ही नहीं है,
तो सारे एलिमेंट कहाँ से आएंगे, इस वाले सेट से आएंगे, तो अल्टीमेटली यही सेट आ जाएगा। तो अब आ गया ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन, दोनों का यूनियन है तो वही सेट आ गया, यानी कि ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। अब फिर से यूनियन और इंटरसेक्शन दोनों है तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगेगा, अब की यूनियन दोनों में डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन ए, फिर बीच वाला साइन आएगा जो कि इंटरसेक्शन था, और ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। अब ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन ए के एलिमेंट जो है और ए के एलिमेंट जो नहीं है उनका यूनियन लेते हैं तो क्या आ जाता है, पढ़ के आए अभी यूनिवर्सल सेट। तो यूनिवर्सल सेट इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक, अब यूनिवर्सल सेट का दुनिया के किसी भी सेट के साथ यूनियन लोगे तो यूनिवर्सल सेट आएगा, और इंटरसेक्शन लोगे तो वो सेट आ जाएगा जिसके साथ इंटरसेक्शन ले रहे थे, क्योंकि इसके पास तो सब कुछ मौजूद है। तो कॉमन क्या आएगा, जो इसके वाले एलिमेंट होंगे, तो यह आ जाएगा ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। अब डिमॉर्गन्स लॉ लगा दो एंड में, तो ये क्या आ जाएगा डिमॉर्गन्स लॉ की हेल्प से, ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, और यही हमें प्रूफ करना था आरएचएस के बराबर। ठीक है, तो अब इसका जो नेक्स्ट लेक्चर होगा, इसमें हमने काफी चीजें सीखी, लेकिन जो इसका नेक्स्ट लेक्चर होगा वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, उसमें हम लोग वेन डायग्राम के बारे में पढ़ेंगे। चलिए, थैंक यू वेरी मच।